हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी न्यूज जो अभी बहुत ही चर्चा में है। वो है वेनेजुएला में आए अर्थक्वेक के बारे में। और वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आए उसने हमें रिमाइंड करा दिया कि जो हमारी धरती है और जो उसकी सरफेस है बहुत ही डायनेमिक है, अर्थात वो मूवमेंट कर रही है, गतियां कर रही हैं। अब ये गतियां कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी जो सिचुएशन होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अर्थक्वेक के टाइप क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे रिसेंट में अर्थक्वेक नोट किए गए। वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया तो वेनेजुएला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्यों आते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक। साथ ही जो अर्थक्वेक के 3 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, कॉजेज क्या होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं दुनिया में, प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वह देखेंगे। इसके अलावा जो टाइप्स होती हैं प्लेट बाउंड्रीज की वह देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे। साथ ही जो जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है रिसेंट में आए वेनेजुएला में अर्थक्वेक के बारे में। ये वेनेजुएला की आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका में इसकी लोकेशन है। अगर आप देखेंगे इसके नॉर्थ में आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको पैसिफिक सी देखने को मिलेगा, पैसिफिक या प्रशांत महासागर, और ईस्ट में आपको अटलांटिक आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो वेनेजुएला में 6.2 का जो अर्थक्वेक आया है उसने अभी इसको चर्चा में लाया है। अब अगर आप बात करें यहाँ पे वेनेजुएला में जो आए अर्थक्वेक के बारे में, तो 1997 1976 में जो अर्थक्वेक आए थे उनमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ था। लेकिन अगर हम न्यूज़ देखें अभी तो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि नो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज ड्यूरिंग सेस्मिक इवेंट्स। तो अभी जो भूकंप आया इससे तो कोई ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो आइए बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। उससे पहले थोड़ा वेनेजुएला से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे वेनेजुएला के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, तो इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये साउथ अमेरिका का मैप है। और साउथ अमेरिका की जो मैप है इसमें नॉर्थ कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, आपको बॉर्डर ये टच करता है गुयाना से, ब्राज़ील से, कोलंबिया से, कैरेबियन, अटलांटिक नॉर्थ से। तो आप इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको ये ब्राज़ील आपको मिलेगा, फ्रेंच गुयाना, यहाँ कोलंबिया से भी इसकी बॉर्डर टच करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा टेरेन आपको एंडेस माउंटेन मिलेगा, मार्काइबो लोलैंड और लेक भी मिलेगी, एंजल वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। ये हम फिजिकल मैप में देखते हैं, आप ये लेक मार्काइबो देखेंगे यहाँ पे। और खास तौर पे अगर आप देखें जो पेट्रोलियम का उत्पादन है उसको लेके पॉपुलर है, कराकस इसकी राजधानी है। इसके अलावा जो रिवर्स हैं अगर आप देखोगे ओरिनिको रिवर है यहाँ पे आप देखेंगे। साथ ही एंजल जो वाटरफॉल है, दुनिया का बहुत बड़ा वाटरफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अमेजो जंगल का भी कुछ रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो ट्रिनिदाद जो टोबैगो और त्रिनिदाद जो दो टापू हैं यह भी आपको देखने को मिलेंगे। और कैरेबियन सी से बाउंड्री अपनी टच करता है, कैरेबियन सी से यहाँ पे शेयर करता है। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको जानने के लिए जरूरी हो जाती है। जोग्राफिकल जो फैक्ट्स होते हैं उसके। रिवर आपको ओरिनिको रियो निग्रो जो रिवर है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पॉइंट पिको वो रिवर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, और एंजल वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। ऑयल रिजर्व यहाँ पे, कोल रिजर्व, आयरन और जो रिजर्व है, तो नेचुरली जो काफ़ी रिच कंट्री मानी जाती है वेनेजुएला। रिसेंट में अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले यहाँ फिनेंशियल क्राइसिस भी आए थे तो उस वजह से भी चर्चा में थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है अर्थक्वेक के संबंध में है, तो अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। अर्थक्वेक के बारे में होता क्या, तो अगर आप देखेंगे एक सडन शेकिंग मूवमेंट है किसका, ग्राउंड का, कॉज रिलीज ऑफ एनर्जी अर्थ लिथोस्फीयर। तो अर्थ अगर आप देखेंगे ना तो अर्थ कई का जो परत है, पहले आपको सबसे ऊपर टॉप पर लिथोस्फीयर, उसके नीचे स्थिनोस्फीयर है। तो कहते हैं कि जो स्थिनोस्फीयर है उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है तैर रहा है। जब ये तैर रहा होता है तो कभी आपस में आता है, कन्वर्जेंट होता है, एक दूसरे के नीचे जाता है, कभी एक दूसरे टकराते हैं, कभी बगल से गुजर जाते हैं। अब इस वजह से एक एनर्जी भी रिलीज होती है जिसे कहीं ना कहीं अर्थक्वेक बोला जाता है। अब अगर आप देखोगे ये 3 तरह की वेव्स बेसिकली देखने को मिलती हैं आपको यहाँ पे, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स। पी वेव्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन के बारे में दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में बता रहा है। और ये किसकी तरह मूव करती है, साउंड वेव्स की तरह रिएक्ट करती हैं, साउंड वेव्स की तरह। अब मतलब कि अगर आप देखोगे सॉलिड है, लिक्विड है, दोनों में क्या करती हैं, गुजर जाती हैं, दोनों को पास कर जाती हैं। फिर आप सेकेंडरी वेव्स को देखोगे तो ये लाइट वेव्स की तरह रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब जो कॉजेज है अर्थक्वेक के कौन कौन से होते हैं, तो पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। अब इसको जानना जरूरी हो जाता है। अगर आप देखेंगे अर्थ में आप क्या पाएंगे, अर्थ में आप पाएंगे कि वेरियस प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये आपको देखने को मिलेगी, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यही वाले इसका एक्सटेंड है। फिर पैसिफिक प्लेट है, आपको साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो प्लेट है।
ठीक, तो इस तरह की प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं और ये बता रही है, जो सिंबल्स इसके बता रहे हैं कि प्लेट्स वहां से कन्वर्ज कर रही है, मतलब अगर आप देखोगे आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। जैसे ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि प्लेटें क्या डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये, और ये बोल रहा है कन्वर्ज कर रही हैं। जैसे आप इंडियन जो प्लेट्स आप देखोगे तो ये क्या है, कन्वर्ज कर रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज कर रही है। अब इसने जब इसको कन्वर्ज किया, एक दूसरे के करीब आए, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये निर्माण क्यों होता है यह भी आप देखोगे। यहाँ पे आप देखिए जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म्स। डाइवर्जेंट में दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही होती हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट में एक प्लेट जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से ये एरिया थोड़ा सा उठ जाता है और अर्थक्वेक इस रीजन में देखने को मिलता है। जो हिमालय पर्वत का निर्माण है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है। फिर ट्रांसफॉर्म जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के बगल से गुजर जाती हैं और कोई भी इस तरह की जो त्रासदी है आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, ये तो हो गई प्लेट बाउंड्री के बारे में। अब यहाँ पे वेरियस जो प्लेट्स हैं वो किस टाइप की प्लेट हैं आपको आसानी से जानने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देखो जहाँ पे भूकंप आया है वहाँ पे कैरिबियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी, ये प्लेट आप देखने को मिलेगी। एक तरह की कन्वर्जेंट प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है कोकोस है और ये कैरिबियन प्लेट है। तो एक दूसरे की तरफ ये कन्वर्ज कर रही है, मतलब एक प्लेट नीचे जा रही होगी, एक प्लेट ऊपर आ रही होगी, तो इस रीजन में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी होती है। अब उस तरह से अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में 3 बड़े रीजन्स हैं जो अर्थक्वेक जोन जिन्हें बोला जाता है। पहला रिंग ऑफ फायर, अर्थात ये पैसिफिक वाला एरिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पैसिफिक प्लेट होती है और जो यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, या अगर आप देखें यूरेशियन प्लेट है, इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो पैसिफिक एरिया को अगर आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसी में जापान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुरिल ट्रेंच आपको देखने को मिलेगी और आपको मेरियाना ट्रेंच, ये सारी ट्रेंच भी आपको देखने को मिलेगी। ये वाले सारे रीजन में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो ये एक रीजन है अर्थक्वेक जोन जिसे बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। वहीं दूसरा जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जोन बोला जाता है, यहाँ पे जो कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट थी, साउथ अमेरिकन प्लेट थी, नॉर्थ इंडीज प्लेट थी, तो इनका आपस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे अर्थक्वेक की जो एक्टिविटीज है देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए जैसे नजका प्लेट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट है। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ कन्वर्ज कर रही है, वहीं अगर आप देखो डाइवर्ज कर रही है कोकोस प्लेट की तरफ। वहीं अगर आप कोकोस प्लेट्स में आप देखो इसका रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे कैरेबियन जो प्लेट है इसका भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी अगर आप देखेंगे ज़्यादा प्लेट मूवमेंट की एक्टिविटीज़ होती है और जहाँ प्लेट मूवमेंट की एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा जोन हुआ। तीसरा जोन अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिमालयन वाला जोन। आपको पता होगा कि जो पूरी पृथ्वी है हमारी, जब निर्माण हुआ तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने मूवमेंट किया नॉर्थ की तरफ, मूवमेंट करते हुए यूरेशियन प्लेट के पास टकराई, कन्वर्ज हुई, जिसके बाद यहाँ पे हिमालय के निर्माण हुए। तो ये तीसरा एक महत्वपूर्ण जोन कहलाता है अर्थक्वेक जोन का। ये तो सारी बातें हमने किसके बारे में देख ली, जो अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक कौन कौन से जोन होते हैं। अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड को अगर मेजर करना हो, किस मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसको रिएक्टर स्केल से हम मेजर करते हैं। 1 और 2 में 10 मल्टीपल टाइम का फर्क होता है। फिर 3 4 ये तो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। जैसे अगर आप देखो 6.2 से 7.2 जब आएगा तो इसका 10 मल्टीपल, जब खतरनाक होगा भूकंप उसको 7.2 बोला जाएगा। जैसे रिसेंट में नेपाल में भूकंप आया था। इंटेंसिटी देखेंगे तो मर्केरी स्केल इंटेंसिटी को मापता है कि कितना इफेक्ट होगा अर्थक्वेक का लोगों पर, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उन पर। वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया उसके बेसिस पर 6.2 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखा गया। हालांकि उससे क्षति नहीं हुई लेकिन एक अच्छा भूकंप यहाँ पे देखा गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो खतरनाक से थोड़ा सा कम था, मॉडरेट लेवल पे था। तो ये चर्चा में था, ये हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा, उसके टाइप्स हमने देखे, प्लेट्स के बारे में देखा। तो पहला कारण टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे भी क्या होता है, अर्थ मूवमेंट होता है और उससे भी क्या है, कहीं ना कहीं जो भूकंप आते हैं। लेकिन ये कंपैरेटिव अगर आप देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट से ये कम खतरनाक होते हैं। फिर तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक ड्यू टू माइनिंग, लैंडस्लाइड। आपको पता है बहुत सारे डैम्स के काम होते रहते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती रहती है, तो इन वजह से भी अगर आप देखोगे अर्थक्वेक आते हैं। जैसे हिमालयन रीजन में आप जाओ तो उत्तराखंड में आप जाएंगे तो उत्तराखंड में बहुत सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे। अब डैम की वजह से अगर आप देखेंगे तो अर्थ की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे बहुत होती है और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भूकंप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट है, डीप ड्रिलिंग है, इनसे भी भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कॉजेज आपको देखने को मिलेंगे। 4 कॉजेज आपने यहाँ पे देख लिए 4। अब आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्लेट्स आपने देख ली। यहाँ पे आपको यह भी जानना है इस पीडीएफ के माध्यम से कि कौन सी प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट है, कौन सी आपको डाइवर्जेंट प्लेट है। तो यहाँ पे मैंने ये जो मैप दिया है आसानी से आप जान सकते हैं। ये अगर एक दूसरे से विपरीत जा रही है तो डाइवर्जेंट प्लेट है, आप पास में आ रही है तो कन्वर्जेंट प्लेट है।
ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे देखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का, या इश्यूज क्या है। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक से बहुत सारे ह्यूमन लाइफ होती है, इंजरीज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको पता है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जब भूटान और जापान वगैरह में जब अर्थक्वेक एशिया में है तो लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2010 में अगर जो भूकंप आया हैती में, उसमें 2 लाख लोग के आसपास की डेथ हुई। फिर वल्नरेबल पॉपुलेशन इन अर्बन स्लम्स एंड पुअर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। तो आप देखेंगे जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली है 4 जोन का भूकंप जो बांटा गया तो जोन 4 में आता है। और यहाँ पे लंबी लंबी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, और अर्बन एरिया में उनका जो कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर होता है। तो इससे क्या है, हार्म ज़्यादा होता है लोगों को। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, सीवियर अर्थक्वेक से डैमेज होते हैं, रोड है, ब्रिज है, हॉस्पिटल्स है, ये सब टूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं इससे चैलेंज होता है। जैसे सिचुआन में 2008 में जो अर्थक्वेक आया चाइना में, तो मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। फिर इकोनॉमिकल लॉस आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूज इकोनॉमिकल लॉस होगा। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री वो सभी जगह। जैसे जापान में 2011 में जो भूकंप आया, तो इससे अगर आप देखोगे $360 बिलियन के आसपास उनका नुकसान हुआ। फिर सेकेंडरी डिजास्टर भी देखने को मिलता है। अर्थक्वेक आया, फिर लैंडस्लाइड, फायर्स, आग लग जाती है, कभी डैम टूट गए किसी अर्थक्वेक की वजह से। तो उससे एक अलग अगर हम देखें तो एक डोमिंगो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इशू देखने को मिलता है। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, सॉइल डिक्रिफिकेशन हो जाता है, रिवर कोर्स चेंज हो जाते हैं कई बार अर्थक्वेक की वजह से। इससे एक डिजास्टर देखने को मिलता है। फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग डिस्प्लेस करते हैं, ट्रॉमा होता है इससे, और उनकी जो सोशल लाइफ है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ है, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो ये सारे इम्पैक्ट हो गए, अर्थक्वेक की इशूज हो गए ग्लोबली, हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड्स के मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की क्या होनी चाहिए। पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट्स इन सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क्स एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम्स। तो हमें एक जो सिस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम है उसे स्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे अर्थक्वेक का हम पहले ही पूर्वानुमान लगा लें। जैसे जापान यूएस में अगर आप देखोगे एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिससे जापान में जो भूकंप आते भी हैं सबसे खतरनाक जोन में, लेकिन लोगों की हानि, लोगों की मृत्यु बहुत कम होती है कंपेरेटिवली अदर रीजन से आप कंपेयर करेंगे तो। वहीं दूसरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अर्थक्वेक बने, बिल्डिंग कोड्स बने, जिससे क्या है भूकंप का जो दबाव उसको झेल पाए, एटलीस्ट 6 और 7 का जो भूकंप है उसे झेल पाए। खासतौर पे स्कूल, हॉस्पिटल्स और ब्रिज को इस तरह से हमें बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। अर्थक्वेक आए तो किस तरह से स्कूल्स में बच्चों को क्या रिएक्ट करना है, लोगों किस तरह से रिएक्ट करना है, तो वो चीज़ आवश्यक हो जाती है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। ट्रेनिंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर वॉलंटियर्स, तो जो वॉलंटियर्स हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उनकी भी ट्रेनिंग होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, जो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट इमेजिंग है, जीआईएस जो मैपिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया सारा वे फॉरवर्ड। पॉलिसी गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, चाहे नेशनल वाइज हो, चाहे लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी हो। एनडीएमए को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, फिर डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, ज़्यादा पावर होनी चाहिए, फंडिंग इनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट जो गवर्नमेंट एनजीओ कॉपरेशन भी देखना चाहिए यहाँ पे, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी। अगर आप टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो हमें यूएस और जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है उससे मदद लेनी चाहिए, और एक बेहतर मैनेजमेंट हमें स्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये सारे हमने यहाँ पे वे फॉरवर्ड से देखा। अब आज का जो प्रश्न है वो बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर कॉज ओनली बाय टेक्टोनिक प्लेट, सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा, द रिएक्टर स्केल मेजर बोथ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक, तो रिएक्टर स्केल जो होता है इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन दोनों को मापता है। तीसरा, अर्थक्वेक कैन लीड टू सेकेंडरी डिजास्टर सच एज सुनामी एंड लैंडस्लाइड, तो इससे सेकेंडरी डिजास्टर भी आपको देखने को मिलता है, चाहे सुनामी हो चाहे लैंडस्लाइड हो। इनमें आपको 4 ऑप्शन बताना है, कौन सही आंसर कमेंट सेक्शन में। मेंस का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि अर्थक्वेक आर अमॉन्ग द मोस्ट डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर वर्ल्ड वाइड, डिस्कस द मेजर ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस दे क्रिएट, सजेस्ट मेजर टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट विथ एग्जाम्पल्स। तो इनका जो इम्पैक्ट है एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।